नेक्स्ट थिंग इज पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ होता क्या है, पहले तो उसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं। क्या बोलता है पैरेललोग्राम लॉ? अगर अपने पास दो वेक्टर्स हैं, कोई भी दो वेक्टर्स, एक वेक्टर को मैंने ए वेक्टर बोल दिया, दूसरे वेक्टर को मैंने बी वेक्टर बोल दिया। एक बार के लिए आप ये बीच वाले वेक्टर को भूल जाओ, एक बार के लिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को भूल जाओ। अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझो कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं कोई, और वो अगर उन दो वेक्टर्स को मैं टेल टू टेल ज्वाइन कर दूं, ऐसा करने से, ठीक है, ऐसा करने के बाद सेकंड स्टेप में क्या करूं, यदि मैं उन दोनों की हेल्प से एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दूं ऐसे, ठीक है, तो अगर ये दो वेक्टर्स टेल टू टेल ज्वाइन करते हुए किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या बोला मैंने, फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी दो वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करने पे अगर वो दोनों किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा, रिजल्टेंट यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो उन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो उन दोनों के कॉमन पॉइंट से पास करने वाले डायगोनल के अलोंग जो वेक्टर होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। तो आपको स्टेटमेंट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इस कॉन्सेप्ट को समझें कि क्या बोला जा रहा है। उसने क्या बोला कि अगर एक ही पॉइंट से दो एडजेसेंट साइड्स के अलोंग वेक्टर चलाए जाएं, किसी पैरेललोग्राम के मान लिया एक एंड से एक वेक्टर चला दिया हमने ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर उसी पॉइंट से बी वेक्टर चला दिया, तो उस पैरेललोग्राम में जो उसी पॉइंट से पास होने वाला डायगोनल है वो किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी उन दोनों वेक्टर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। ये पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात समझ आ गई है। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम लॉ कहता है। अभी हम थोड़ी देर बाद इसकी वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है, इसकी लेंथ भी निकालेंगे, कितना लेंथ आएगा इनकी टर्म्स में। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये वाली बात और समझें कि ये वाला जो वेक्टर है इसको भी हम, ये ऊपर की तरफ पॉइंटेड ये वाला वेक्टर है, आप इसको भी बी वेक्टर बोल सकते हैं क्योंकि दिस इज अ फ्री वेक्टर, और आप इसको भी ए वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो सिंपल एडिशन सीखा था उसके अकॉर्डिंग भी ये वाली बात सही है। देखें ज़रा ध्यान से, ये वाला वेक्टर ए वेक्टर प्लस उसी डायरेक्शन में चलते हुए बी वेक्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाहूँ, ए वेक्टर और ये वाले बी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाहूँ, तो वो जो मैंने पहले एडिशन सीखा था उसके अकॉर्डिंग भी यही वाला रिजल्टेंट आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ भी सेम ही चीज़ को स्टेट करता है। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात भी क्लियर हो गई है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट वगैरह भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आप, मैं क्लियर इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि आपको बाद में जब नोट्स रेफ़र करने पड़े तो आपको हेल्प मिले। ठीक है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन खोल के देखोगे तो उसमें आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एज इट इज़ पूरी पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा आपको, शुरू से लेके एंड तक पूरे चैप्टर का, वेक्टर्स नाम के चैप्टर का आपको लिंक मिल जाएगा, कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करोगे तो। ठीक है, चलिए तो ये तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है। और पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, इसके अलावा जो दूसरा डायगोनल है वो कैसे आएगा, एक और डायगोनल होता है, तो वो कैसे आएगा। यदि मैं दूसरे डायगोनल की बात करूं तो वो दो तरीके से आ सकता है। वो एक तो मान लिया पॉइंट्स का नाम रख देता हूँ, इस पॉइंट का नाम ए रख दिया, बी रख दिया, इस पॉइंट का नाम सी रख दिया। अगर वो ए पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ पॉइंटेड है, ठीक है, तो उसके हेड की तरफ जो वेक्टर है उसमें से टेल की तरफ वाले वेक्टर को घटाएंगे। ठीक है, तो हेड की तरफ ये जो वेक्टर आया, इसके हेड की तरफ कौन है, ए वेक्टर, तो ये वेक्टर कौन सा हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस टेल की तरफ जो वेक्टर है वो है बी वेक्टर, टेल की तरफ ये वाला वेक्टर है। तो हेड माइनस टेल करना है, पहले भी बताई थी ये वाली बात, तो ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। सिमिलरली यदि आपको बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना है, ठीक है, यदि आपको बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना है तो आप कैसे करेंगे, वो इस तरीके से इस वाले वेक्टर को ऊपर की तरफ पॉइंट कर देंगे, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ कर देंगे इस डायरेक्शन में, तो हेड माइनस टेल
तो हेड की तरफ पॉइंटेड है बी वेक्टर, टेल की तरफ पॉइंटेड है ए वेक्टर, तो हेड माइनस टेल हो जाएगा। ठीक है, मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको फ्यूचर में रेफरेंस करने के लिए नोट्स की हेल्प मिल जाए। बस पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट चाहे तो लिख सकते हैं, पर स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट पे कभी सवाल नहीं आता है, सिर्फ इसका यूज़ ही हमें पता होना चाहिए किस तरह यूज़ करते हैं पैरेललोग्राम लोग को। अच्छा, कोई बच्चा ये गलती नहीं करे कि कोई बच्चा बोले कि दो एडजेसेंट साइड्स बोला है, तो कोई बच्चा बोले कि जैसे ये दो एडजेसेंट साइड्स होगी, ठीक है, यहाँ से एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, ठीक है, तो कोई बच्चा बोले कि इन दोनों की कॉमन पॉइंट से पास करने वाला डायगोनल ये जो है ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, ये ऐसा कर दे कोई बच्चा, तो ऐसा नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली आपको बोला है कि ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है वो दोनों सेम ही पॉइंट से इनिशियल होने चाहिए, यानी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मस्ट बी को इनिशियल। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मस्ट बी टू को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है, एंड हेंस देयर रिजल्टेंट किसको बोल रहे हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को, मस्ट पास थ्रू देयर कॉमन इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से, तो ये वाली स्टेटमेंट आप याद कर सकते हैं। अच्छा, पैरेललोग्राम लॉ का अब एप्लीकेशन क्या है, एक तो सीधा सीधा ऐसे ही जोड़ना आना चाहिए आपको वेक्टर्स को, और दूसरा मैथमेटिकली ऐसे एप्लीकेशन करेंगे जैसे सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है अपने को, यदि क्वेश्चन में मान लिया अपने को मॉड ऑफ ए प्लस बी निकालना है, तो कोई बोले इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, अगर आपको गिवन क्या क्या है, आपको गिवन है आपको ए वेक्टर दिया हुआ है आपको, ठीक है, या फिर ऐसे सोच लो कि आपको मॉड ए गिवन है, मॉड बी गिवन है एंड थीटा गिवन है। थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल, तो आपको ये तीनों चीज़ें गिवन है और आपको निकालना क्या है, मॉड ए प्लस बी निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप। ठीक है, वो तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो ए वेक्टर है इसका लेंथ कितना होगा, ये फिगर क्या प्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखना बेटा। मैंने क्या किया, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के बीच में एंगल थीटा आपको गिवन है, ये वाला एंगल थीटा हो गया। ठीक है, और हमने पहले तो एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया तो इसके चारों पॉइंट्स का नाम रख देते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने, कहाँ पे, ए बी को एक्सटेंड करके। ठीक है, ए बी को एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसका नाम मान लिया हमने एन रख दिया, इस पॉइंट का नाम। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें निकालनी है ये जो वेक्टर ए वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग ए सी वेक्टर जो है वही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने का मतलब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, पर ये जो वेक्टर है ये अपने आप में क्या है, ये वेक्टर है। ठीक है, ए से लेके सी तक जो पॉइंटेड है ये वेक्टर है, तो इसकी लेंथ पता करनी है। तो लेंथ पता करने के लिए मैंने क्या किया, सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का लॉजिक क्या था, लॉजिक ये था कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा, और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मुझे दो साइड्स पता हूँ तो तीसरी साइड निकालना बहुत आसान होता है। ये ए सी एन एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट बी है, कोई बात नहीं, मुझे ए बी का लेंथ पता है। ठीक है, ए बी का लेंथ पता है। ए बी का लेंथ किसके बराबर है, ए बी का लेंथ है मॉड ए के बराबर। ठीक है, ये वाला लेंथ मॉड ए के बराबर हो गया। तो इतना लेंथ मेरे को पता चल गया, ए से बी तक का ये वाला लेंथ पता चल गया। अब मुझे बी से एन तक का अगर लेंथ पता चल जाए और सी से लेके एन तक का ये वाला लेंथ पता चल जाए,
और ये वाला लेंथ पता चल जाए तो मैं क्या बोलूँगा, मुझे फिर ये AN पता चल जाएगा और ये CN पता चल जाएगा। अगर ये पता चल जाएगा तो मैं पाइथागोरस की हेल्प से AC निकाल लूँगा। ठीक है, तो ये कर रहे हैं हम बेसिकली। अच्छा, अब मुझे करना क्या, मुझे बेसिकली BN और CN पता करने हैं। तो BN और CN पता करने के लिए पहले मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लीन करने के लिए मैं इसको नीचे वाले फिगर को मिटा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सेम फिगर ऊपर बना ही हुआ है। अच्छा, तो अब मैंने क्या बोला कि अगर मुझे एक और इन्फॉर्मेशन पता है, मॉड A मुझे पता है यहाँ से लेके यहाँ तक की, A से लेके B तक की लेंथ है, और मॉड B पक्का ये वाली लेंथ हो जाएगी, B से लेके C तक की लेंथ, इसको मॉड B बोल सकता हूँ मैं, ये वाली लेंथ। यस, तो अब मुझे ये वाला एंगल थीटा भी पता है। तो अगर मुझे थीटा भी पता है तो यहाँ से मैं इस मॉड B के कंपोनेंट्स कर सकता हूँ। कैसे, मैंने ये वाला ट्राइंगल बनाया। ठीक है, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल थीटा है, ये वाली लेंथ मॉड B है। ठीक है, तो अब अपने को फटाफट पता चल जाएगा कि ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी। तो इस लेंथ को बोलेंगे मॉड B कॉस थीटा, और ये वाली लेंथ हो जाएगी मॉड B साइन थीटा। ये कंपोनेंट्स तो बेसिक करने सबको आते होंगे, अगर नहीं आते तो थोड़ी देर बाद आपको फिर से सिखाए जाएंगे। ठीक है, एक बार के लिए मान लो कि ऐसा होता है, थीटा के जो साथ वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज के अलावा उस पे कॉस थीटा आता है। ठीक है, और जो सामने वाली साइड होती है उस पे साइन थीटा आता है, ये याद रखो। अच्छा, अगर ये पता चल गया तो इसको भी रब कर देता हूँ। ठीक है, इसको अपने मेन फिगर में बना लेते हैं। तो मेन फिगर में BN का वैल्यू कितना हो जाएगा, BN का वैल्यू हो जाएगा मॉड B cos थीटा, ये BN का वैल्यू हो गया। ठीक है, ये वाली साइड, और CN का वैल्यू कितना हो जाएगा, CN का वैल्यू हो जाएगा मॉड B साइन थीटा। ठीक है, तो अब अपने को यहाँ से AN का वैल्यू पता चल गया। AN पूरा कितना हो जाएगा, AB का लेंथ। ठीक है, अब मैं मॉड लगा देता हूँ सबके ऊपर ताकि आपको याद रहे कि लेंथ है ये। ठीक है, प्लस BN का लेंथ, और AB का लेंथ सबको पता है मॉड A है, और BN का लेंथ अभी हमने कैलकुलेट किया मॉड B cos थीटा है। ठीक है, और सिमिलरली अपने को और क्या पता है, अपने को CN का लेंथ पता है। तो CN का लेंथ अभी हमने निकाला है मॉड B साइन थीटा है। तो क्या अब मैं क्या अब मैं AC निकाल सकता हूँ। AC पाइथागोरस के अकॉर्डिंग AC मस्ट बी इक्वल टू रूट ऑफ AN का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर, ये होना चाहिए पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, सिंपली आगे कैलकुलेशन कर दिया, वैल्यूज डाल दी। तो जब मैंने वैल्यूज डाली तो मॉड A प्लस मॉड B cos थीटा का स्क्वायर प्लस मॉड B साइन थीटा का स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर दिया, स्क्वायर रूट खोला सबसे पहले, तो अपने पास आएगा A स्क्वायर यानी मॉड A स्क्वायर प्लस, अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी आसान बनाने के लिए आपको यहाँ साइड में बता देता हूँ कि जहाँ भी मॉड A आएगा उसको A लिखूँगा, जहाँ भी मॉड B आएगा उसको B लिखूँगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ क्या बना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा, ये तो फर्स्ट पार्ट बन गया। सेकेंड वाले पार्ट का स्क्वायर कितना आया, वो आएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करूँगा तो मैं सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इन दोनों में से B स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास बचा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर कॉमन ले लिया सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म में से प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या बचा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, ये आ गया AC का लेंथ, मॉड AC बोल सकते हो आप इसको। तो AC का लेंथ किसके बराबर है, उसी को तो हम मॉड A प्लस B का लेंथ बोल रहे हैं, यानी A वेक्टर प्लस B वेक्टर का लेंथ है वो, वही तो मॉड A प्लस B है, यही तो हमें कैलकुलेट करना था। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया। तो अगर ये वैल्यू आ गया तो अब हम इसको मेमोराइज कर लेंगे, ये फॉर्मूला की तरह हमने बना लिया, अब इसको आप याद रखें। ठीक है, अच्छा
अब इसी फॉर्मूला में क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला आया इसको फॉर्मूला नंबर 1 बोल देते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा रिप्लेसमेंट करेंगे, बी को, बी वेक्टर जहाँ जहाँ आया है उसको रिप्लेस कर देंगे माइनस बी वेक्टर से। अगर ऐसा कर दिया तो अपने पास बी वेक्टर से माइनस बी वेक्टर में रिप्लेस कर दिया पूरे के अंदर, तो अपने पास एक नया रिजल्ट आ जाएगा, वो हो जाएगा ये। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से अब ये दोनों रिजल्ट हम याद रखेंगे। अगर अपने को क्या क्या दिया है, अगर अपने को मॉड ए दिया है, मॉड बी दिया है और थीटा दिया है, ठीक है, अगर ये चीज़ें अपने को गिवन है, ठीक है, गिवन है, और अपने से क्या पूछा है, मॉड ए प्लस बी पूछा है या फिर मॉड ए माइनस बी पूछा है, तो फिर अपने क्या करेंगे, इन दोनों में से एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अगर मॉड ए प्लस बी पूछा है तो पहले वाले का यूज़ करेंगे, मॉड ए माइनस बी पूछा है तो दूसरे वाले का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे चल के देखेंगे कि ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालने के भी काम आएंगे। ठीक है, वो बाद में देखेंगे लेटर। ठीक है, जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ लेंगे उसके बाद बात करेंगे उसकी। ठीक है, अच्छा, एक छोटा सा पार्ट यहाँ बच गया है, वो है एंगल। ठीक है, तो मैं एंगल की बात भी आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ। क्या है एंगल, यदि ध्यान से देखा जाए कौन से राइट एंगल ट्राइंगल को, ट्राइंगल ए सी एन को देखिए ज़रा, कौन से ट्राइंगल को, ए सी एन। इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें, मेरे पास जो ए वेक्टर के साथ ए प्लस बी वेक्टर एंगल बना रहा है, उस एंगल को एक बार के लिए मैंने मान लिया फाई। तो यदि मुझे कोई ये वाला एंगल फाई निकालने के लिए पूछे कि ये फाई कितना होगा, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि, देखना मैं कहाँ लिख रहा हूँ, एंड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, टेन फाई का वैल्यू किसके बराबर होगा, टेन फाई का वैल्यू तो क्लियरली सी एन अपॉन ए एन के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं फाई निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा तो मेरे पास फाई का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि टेन फाई, फाई बराबर टेन इनवर्स कर दूंगा, बस इतना ही लिख देता हूँ। सी एन का वैल्यू हो गया मॉड बी साइन थीटा अपॉन ए एन का वैल्यू हो गया मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, अब मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ कि ये फॉर्मूला आप याद करो, क्योंकि इससे आसान तरीका तो हर बार क्वेश्चन में डायरेक्टली निकालने से आएगा, है ना। इसको याद करने की बजाय अगर आपको मेथड समझ में आ रहा है तो आप हर बार क्वेश्चन में डायरेक्टली देख के आंसर कर पाओगे, आपको कभी भी इस फॉर्मूला को रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है कि जब भी मतलब आपके पास दो वेक्टर आए, ठीक है, तो वो एक जगह से एंगल निकालना है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, तो उसमें किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला कॉन्सेप्ट तो सबको पता ही होगा कि कोई अगर राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है आपके पास, ठीक है, मान लिया ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये वाला एंगल फाई है तो सबको पता है कि टेन फाई कैसे निकालते हैं। टेन फाई निकालने के लिए मान लिया इस ट्राइंगल की साइड के पॉइंट्स वर्टिसेस के नाम ए बी सी हैं, तो टेन फाई निकालने के लिए हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टेन फाई हमेशा किसके बराबर आएगा, बी सी अपॉन ए बी के बराबर आएगा। तो हर बार ये बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं अपने इंस्टेड की फॉर्मूला याद रखें, तो फॉर्मूला याद रखना हमेशा यहाँ पे एक डिफिकल्ट जॉब है। तो हमेशा क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लो जब भी आएगा तो हम हमेशा, अगर अपने को इस तरह का पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो हमेशा सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, और इसके ये जो साइड है यहाँ से इसके कंपोनेंट्स कर लेंगे। ठीक है, इसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा, इन दोनों कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट, इन दोनों कंपोनेंट्स की हेल्प से क्या करेंगे, डायरेक्टली टेन फाई निकाल लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया है। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर। ठीक है, तो एक आध जगह छोटा मोटा एप्लीकेशन देख लेते हैं इसका कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे किसी ने मेरे को एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन बोला किसी ने, इफ़ मॉड ए बराबर 3 एंड मॉड बी बराबर 4 यूनिट्स, देन फाइंड मॉड ए प्लस बी इफ एंगल बिटवीन
them is, if angle between them is 30 डिग्री, तो मैं क्या करूँगा, मैं मॉड ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करूँगा डायरेक्ट। मेरे को फॉर्मूला याद है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मुझे क्या क्या बताना चाहिए, मॉड ए को ही हम ए बोल रहे हैं, ये मैंने पहले ही बताया, मॉड बी को ही हमने बी बोला है, तो इस फॉर्मूला में जो ए और बी है वो मॉड ए ही है। तो अपने को इनका तो वैल्यू पता ही है, मतलब मॉड ए पता है, मॉड बी पता है, थीटा पता है, तीनों का वैल्यू डाल दो बस। मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा 9, मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 30, और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 और 9 25 प्लस 12√3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। यही आपका मॉड ए प्लस बी का लेंथ आ गया, जो कि एक इरेशनल नंबर आया। ठीक है, खत्म हो गया। अच्छा, और भी कर सकते हैं, जैसे मान लिया किसी ने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया आपको, किसी ने बोला आपको मॉड ए प्लस बी बराबर 7 है, मॉड ए का वैल्यू 5 है एंड मॉड बी का वैल्यू जो है वो 3 है। ठीक है, मॉड बी का वैल्यू जो है वो 3 है, इस तरह से दे दिया। तो किसी ने बोला फाइंड मॉड ए माइनस बी। ठीक है, फाइंड मॉड ए माइनस बी। तो अगर ऐसा करना है तो अब पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे फर्स्ट फॉर्मूला की हेल्प से थीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेप 1 मेरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो यही कहता है कि स्टेप 1 में आप पहले थीटा निकालें। अगर आपके पास थीटा आ गया तो ये कैसे आऊँगा, स्टेप 1 से ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1 यूज़ करके मैंने थीटा निकाल लिया। जो भी मैंने पीछे फॉर्मूला देखे थे, कौन से फॉर्मूला, ये वाला जो फर्स्ट फॉर्मूला है, इक्वेशन नंबर 1 जिसको बोला है, सबसे ऊपर जो राइट साइड में लिखा हुआ है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये वाला। तो सबसे पहले ये यूज़ करके मैं कॉस थीटा निकाल लूँगा। अगर मुझे थीटा मिल गया तो फिर इस कॉस थीटा की और मॉड ए मॉड बी की वैल्यू सेकंड वाले फॉर्मूला में डाल दूंगा, सेकंड वाले में डाल के मॉड ए माइनस बी निकाल लूँगा। तो कायदे से तो ये बनता है मेरा तरीका इसको करने का, है ना। तो फिर स्टेप 2 में मैं क्या करूँगा, उस कॉस थीटा की वैल्यू, मॉड ए की वैल्यू और मॉड बी की वैल्यू फॉर्मूला नंबर 2 में डालूंगा। ठीक है, फॉर्मूला 2 में डालूंगा और मैं मॉड ए माइनस बी की वैल्यू निकालूंगा। बट ये प्रोसीजर 2 स्टेप प्रोसीजर है और थोड़ा सा लेंथी है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने कुछ शॉर्टकट तरीका बना लिए। ठीक है, तो वो शॉर्टकट्स आप याद रखें। वो शॉर्टकट्स क्या हैं वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में जैसे अभी हमने 2 फॉर्मूला देखे। पहला फॉर्मूला हमने क्या बोला था कि मॉड ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू ये है। अगर इसी फॉर्मूला को मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक कैसे आया, ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करने पे हमें सेकंड वाला फॉर्मूला मिल गया, ये पहले से हमें दूसरा वाला मिल गया। तो फिर हमने क्या किया, जो हमने सेकंड वाला फॉर्मूला पीछे बनाया था उसमें हमने क्या किया, उसमें भी स्क्वायरिंग कर दिया। मॉड ए माइनस बी का वैल्यू हमने क्या करा, स्क्वायरिंग करके हमें ये वाला फॉर्मूला मिल गया। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, राइट हैंड साइड पे रूट हट गया। अब इन दोनों फॉर्मूला में हमने क्या किया, अगर मैं पहले 2 फॉर्मूला को, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला है इसको, और जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोला है इसको, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दूं तो क्या होगा, देखना। इक्वेशन और 2 को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। LHS में ये प्लस ये, यानी कि ये आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे ये 2ab cos थीटा और 2ab cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो 2 बार आ जाएगा तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसको फॉर्मूला नंबर 3 बोल देते हैं यहाँ पे। तो अब जो मैं पिछला सवाल कर रहा था, अगर मैं पिछले सवाल में एक बार पीछे चलते हैं। ठीक है, पिछले सवाल में, अच्छा रुको, यहाँ पे तो पीछे जाने में सब कुछ पीछे चला जाएगा। चलो कोई बात नहीं, यहीं पे बता देता हूँ। पिछले वाले सवाल में मुझे क्या पता था, मुझे मॉड ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू दिया गया था 7, मॉड ए का वैल्यू दिया गया था 5, मॉड बी का वैल्यू मेरे को दिया गया था 3।
ऐसा दिया गया था। तो वहाँ पे मैंने पहले स्टेप में थीटा निकाला था और दूसरे स्टेप में थीटा यानी कॉस थीटा की हेल्प से फिर मैंने वापस a माइनस बी निकाला था। अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला पता है तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ, मॉड a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a यानी मॉड a ही है, तो मॉड a प्लस बी का वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर प्लस मॉड a माइनस बी आपको पता करना है, इसका स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स a का स्क्वायर यानी मॉड a का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर यानी मॉड b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो यहाँ से मॉड a माइनस बी का स्क्वायर मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे आया 25 प्लस 9 34 का डबल 68। 68 में से ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो 49 होके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास बचा 19 बचा मॉड a माइनस बी। तो यहाँ से मॉड a माइनस बी का सॉरी ये स्क्वायर आया इसका, तो इसका वैल्यू कितना आ गया √19 आ गया। तो देखो यहाँ पे एक ही स्टेप में आंसर आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ये वाली आइडेंटिटीज याद रखूं तो मुझे कई बार मेरा टाइम बच सकता है, कैलकुलेशन बच सकता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए हम थर्ड वाली भी याद रखेंगे। और इसके अलावा एक और है, वो तब यूज़ आएगी जब आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ लोगे। ठीक है, जब आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ लोगे तब वो काम आएगी। तो वो वाली कौन सी है, वो ये है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने ऊपर बनाई है, कौन सी वाली, ये जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 और ये वाली इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं यानी 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो LHS पे प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा और RHS में इस बार 2AB की बजाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह, और 2AB cos थीटा मिलके 4AB cos थीटा हो जाएंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज़ क्या करेंगे आगे चल के हम देखेंगे, जो AB cos थीटा है उसी को हम a वेक्टर डॉट b वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, आगे चल के ये वाली चीज़ देखेंगे। तो अगर अपने को क्वेश्चन में मॉड a प्लस बी दे रखा है, मॉड a माइनस बी दे रखा है मान लिया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, ये दोनों गिवन है आपको। ठीक है, किसी ने बोला इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू मान लिया किसी ने बोला 7 है। ठीक है, तो ये दे रखा है यदि आपको, और किसी ने पूछा कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर बताओ। ठीक है, तो वहाँ पे डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला बहुत काम आएगा, क्योंकि अपने को एंगल वेंगल भी नहीं दे रखा और हमें आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में भी ए वेक्टर बी वेक्टर नहीं दे रखे। तो वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही तरीका हेल्पफुल आएगा। अगर आपको ये वाला इक्वेशन याद होगा तो आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको दिमाग में रखनी है कि ये फॉर्मूला कब और कहाँ पे यूज़ होने हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट रह गया है तो प्लीज़ इसी पार्ट को पीछे करके दोबारा से देखें एक बार, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपको सारी याद भी रखनी है। तो मैं क्या करता हूँ कि इनको थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, ताकि जब नोट्स में आपको मिले तो ये क्लीन ही मिले। ठीक है, और आपको याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो बस इतना काफ़ी है, इतने में आपको क्लियरली दिख रही हैं। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट थिंग इज ट्रायंगल लो। बिल्कुल वैसे सही है जैसा हमने पैरेललोग्राम लो पढ़ा। तो ट्रायंगल लो में क्या बोलते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल में दो साइड्स के अलोंग वेक्टर गिवन है और वो दोनों सेम ऑर्डर में है, इस तरह से सेम ऑर्डर में मतलब जिस डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में। ठीक है, कोई दो एडजेसेंट साइड्स किसी ट्रायंगल की किसी दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं और वो दोनों सेम ऑर्डर में हैं, तो जो उन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो तीसरी साइड के अलोंग जो वेक्टर होगा, एक सेकेंड तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो तीसरी साइड के अलोंग जो वेक्टर होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये उन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बस ये ट्रायंगल लो का स्टेटमेंट है। ठीक है, आई होप ये वाली बात समझ में आ गई।
तो इसमें कुछ लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बट छोटी छोटी बातें हैं जो अपने याद कर सकते हैं। तो पॉइंट्स बना लेते हैं। या एक पॉइंट नंबर 1 हो गया। जैसे फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए वो ये है कि अगर एक ही ऑर्डर में 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की, ठीक है, एक ही ऑर्डर में तीनों, जैसे ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, तो इन तीनों वेक्टर्स का सम 0 वेक्टर के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि इस बात को हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि मुझे ये पता है कि जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा वो सी वेक्टर की एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, वो क्या होगा, जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये वाला जो वेक्टर है ये पक्का यहाँ इस फिगर से माइनस सी वेक्टर के बराबर होना चाहिए, और ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग यही वाला वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से दिस मस्ट बी इक्वल टू माइनस सी वेक्टर, तो यहाँ से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए सी वेक्टर बराबर 0, है ना? नहीं नहीं नहीं, गलती। सिखाया था कि वेक्टर्स का सम कभी भी 0 नहीं लिखते हैं, उसको लिखते हैं 0 वेक्टर। तो अगर कहीं आपको 0 लिखा मिले तो वहाँ लिखने में गलती है, पर आपको अगर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन गलत समझ लो, तुम बोल लो कि हम करेंगे नहीं, क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसा नहीं करना है। अगर एग्जाम में आ भी जाए तो आप उसको 0 वेक्टर मान के चलो। वो बहुत सारे लोग ऐसे मिस्टेक करते हैं लिखने में। ठीक है, तो आपको उसको 0 वेक्टर ही समझना है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी। अब ये वाली बात ना बेटा, ये किसी भी पॉलीगन पे वैलिड है। ठीक है, किसी भी पॉलीगन पे वैलिड है, जैसे चाहे वो रेगुलर हो चाहे नहीं हो। जैसे ये एक साइड होगी, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, पांचवी साइड। ठीक है, चलो थोड़ा इरेगुलर बनाते हैं इसको, पांचवी साइड, और ये मान लिया छठी साइड होगी। तो ये सारे वेक्टर्स हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इन सारे वेक्टर्स का यदि मैं वेक्टर सम करूँगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर, अगर ये सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में, इफ, चलो थोड़ा कलर चेंज करके लिखते हैं फिर से, मैंने क्या बोला, इफ, नहीं कलर और चेंज करते हैं, दिख ही नहीं रहा ये तो मैंने ये बोला कि अगर बहुत सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में हो, इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स joined together in the same order to form a closed polygon, then their sum will be equal to 0। ठीक है, यानी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एक और बचा एफ वेक्टर, इन सब का सम किसके बराबर आना चाहिए, 0 वेक्टर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी एनक्लोज कर देते हैं ताकि पता चल जाए कि यहाँ तक अलग है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई है। तो ये ट्राइंगल लॉ है, इतना सा ही यूज़ है इसका, और कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ इनइक्वालिटीज़ होती हैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं, पर वो फिजिक्स में ज़्यादा काम की नहीं है, मैथ्स में ही ज़्यादा काम आती हैं। जैसे ये होती हैं, हल्का सा बता देता हूँ, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, इस तरह से। क्योंकि हमने देखा ही था कि ये जो इक्वालिटी आती है, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है, वो तब आती है जब 0 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, अगर आपको ये वाली बातें नहीं भी समझ में आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के काम की नहीं है, और मैं इसको समझाने पे टाइम लगा भी नहीं रहा हूँ। अगर किसी को ये समझनी है तो आगे मैथमेटिक्स में कहीं पे वेक्टर्स पढ़ाऊँगा, वहाँ पे जाके डिटेल में ये वाली बात बताऊँगा।
ठीक है, वहाँ पे जाके आप वेक्टर्स की सीरीज़ में देख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं ये वाली बात पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, जितना हमने अभी तक पढ़ा एडिशन, एंगल लो और पैरेललोग्राम लो, इन सब का यूज़ करते हुए हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मैन वॉक्स 30 मीटर नॉर्थ 40 मीटर वेस्ट। तो जब भी नॉर्थ वेस्ट साउथ आए तो हमेशा पहले डायरेक्शंस बना लो। ठीक है, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, लेफ्ट साइड में वेस्ट और राइट साइड में ईस्ट, इस तरीके से। ठीक है, तो एक अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, यानी ऊपर की तरफ चला 30 मीटर्स। तो ये पॉइंट ए को बोल दिया उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो जहाँ पे जाके रुका उस पॉइंट को बी नाम रख दिया। फिर इसने बोला 40 मीटर वेस्ट, तो वेस्ट किधर है, लेफ्ट की तरफ है, तो यहाँ से 40 मीटर चला दिया इसको, ये मान लिया 40 मीटर चल गया। ठीक है, जिस पॉइंट पे पहुंचा उस पॉइंट का नाम रख दिया सी। फिर इसने बोला वहाँ से 40 मीटर साउथ चला, 40 मीटर साउथ होता है नीचे की तरफ, तो इसको डॉटेड लाइन ऐसे बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ तक तो 30 होगा पक्का। ठीक है, ये तो 30 हो गया यहाँ तक, 30 से और आगे कितना चलाना है, 10 और चलाना है। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम डी रख दिया और इस पॉइंट का नाम ई रख दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे डी तक तो पता है 30 है और आगे 10 है। अब उसने क्या पूछा है, देन फाइंड हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसका मतलब उसने हमसे क्या पूछा है कि आप ये वाले डिस्टेंस बताएं यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो सिंपल पाइथागोरस से बता सकता हूँ, ये वाले ट्राइंगल डी ए ई में, तो इस ट्राइंगल डी ए ई में ये वाली साइड 40 हो जाएगी। ठीक है, सिमेट्री से दिख रहा है अपने को सी बी और डी ए बराबर होंगे क्योंकि सारे एंगल 90 90 90 हैं। तो यहाँ से ये वाली साइड सीधा सीधा क्या हो जाएगी, ई ए का वैल्यू पाइथागोरस अगर आपको अच्छे से लगानी आती है तो 10 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर हो जाएगा √400 प्लस ये कितना हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 1600, है ना। तो ये √1700 हो जाएगा। इसको 10√17 भी बोल सकते हो। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ज्योमेट्री और पाइथागोरस बहुत जगह लगती है वेक्टर में। ठीक है, उसको आप ध्यान से याद रखें, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, बहुत सारे सवाल हम सिर्फ ज्योमेट्री की हेल्प से सॉल्व कर पाएंगे, पाइथागोरस की हेल्प से सॉल्व कर पाएंगे। एक और सवाल है, इसको भी पाइथागोरस की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर शोन इन द फिगर। तो अपने पास 3 वेक्टर्स हैं, नाम रख लेते हैं, ओ ए वेक्टर, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर। तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला ओ सी वेक्टर होगा ना। तो फिर से मैं पाइथागोरस की हेल्प से निकाल सकता हूँ ये रिजल्टेंट। कैसे, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर लेता हूँ जिसका हाइपोटेन्यूज ये हो। तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे कंप्लीट करूँगा, यहाँ से आगे आगे गया तो कहाँ तक, किस पॉइंट तक जाऊँगा, जहाँ पे मैंने सी से या बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, तो उस पॉइंट तक जाऊँगा। उस पॉइंट का नाम मान लिया मैंने डी रख दिया। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी डी में पाइथागोरस लगा दूंगा। तो पाइथागोरस लगा के मुझे ओ सी पता करनी है। तो ओ सी पता करने के लिए पहले मुझे सी डी तो पता होना चाहिए और मुझे ओ डी तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो हम पहले वही लड़ाई है वो पता कर लेते हैं कैसे आएगी। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से समझूं कि अगर मैं पॉइंट ए है वहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, ठीक है, उस पॉइंट का नाम मान लिया मैंने ई रख दिया। तो अब मैं देख के बता सकता हूँ ई से डी तक की डिस्टेंस तो 3 मीटर होएगी, बाई सिमेट्री यहाँ पता चल रही है। ठीक है, और मुझे बी से सी तक की डिस्टेंस पता है 2 मीटर, ये बना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब मुझे सिर्फ मेरी लड़ाई क्या है, अगर मुझे बी डी पता चल जाए, ठीक है, और मुझे ओ ई पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो वो दोनों कैसे पता करेंगे, वो दोनों पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल ओ ए ई का यूज करेंगे। ठीक है, इस ट्राइंगल में मैंने आपको कंपोनेंट लेने सिखाए हैं,
अगर ये वाला एंगल आपको गिवन है, ठीक है, तो इसके साथ वाली जो साइड है वो होती है हाइपोटेन्यूज का लेंथ इनटू कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ 37 कर रहा है, तो ये वाली साइड का लेंथ हो जाएगा 5 कॉस 37 डिग्री, और सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज का लेंथ यानी 5 इंटू साइन थीटा, थीटा का काम यहाँ 37 डिग्री कर रहा है। और मैं आपको अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद करा देता हूँ कि 37 डिग्री में साइन और साइन कॉस 37 डिग्री का वैल्यू कितना कितना होता है, ठीक है। साइन 37 डिग्री का वैल्यू होता है 3/5 और कॉस 37 डिग्री का वैल्यू होता है 4/5, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यूज़ निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू डालूंगा तो 3/5 डाला तो मेरे पास 3 बचेगा, तो मेरे पास AE का वैल्यू आ गया 3 और मेरे पास OE का वैल्यू आ गया 5 cos 37, यहाँ पे 4/5 डालूंगा तो वो 4 आ जाएगा। तो अब अगर मैं इस फिगर में ध्यान से देखूं कि ये वाला वैल्यू आ गया 4 और ये वाला वैल्यू आ गया 3, ठीक है। तो अगर AE 3 आ गया तो AE और BD तो बराबर होंगे, तो इसका मतलब BD का वैल्यू भी मेरे को 3 मीटर मिल गया और OE का वैल्यू 3 मीटर मिल ही गया, तो यहाँ से OD का वैल्यू मिल गया मुझे, इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 4 + 3 यानी 7 मीटर, ठीक है। और CD का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5 मीटर्स, ये मिल गया। तो अगर मुझे ये दोनों वैल्यूज़ मिल गई तो इनकी हेल्प से अब मैं OC निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से OC विल बी इक्वल टू रूट ऑफ CD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, रूट 35 प्लस 49, दैट विल बी इक्वल टू 74 या 84, रूट 84, ठीक है। तो ये होता है 2√21, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास OC का वैल्यू। आई होप मैंने सही कैलकुलेट किया है, ठीक है। सॉरी, गलती हो गई यहाँ पे, 5 का स्क्वायर मैंने 35 यूज़ कर लिया, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25, तो ये रूट 74 आएगा, ठीक है, रूट 74 मीटर्स। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया करने का, ठीक है। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, उसको बोलते हैं हम वेक्टर मेथड, ठीक है। तो वेक्टर मेथड में हम क्या करते हैं, सारे वेक्टर्स लिख लेते हैं, ठीक है, और उनका वेक्टर सम कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं एक बार मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ वाली बात। मान लिया फिगर दोबारा बना लेते हैं एक बार, अच्छा एक सेकेंड, फिगर को मैं इस बार ब्लैक कलर से बनाता हूँ, ठीक है। मान लिया मेरे पास ये वाला फिगर है, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है, इसकी लेंथ 3 मीटर है, तो इसको मैं सीधा सीधा 3i कैप बोल सकता हूँ। इसकी लेंथ 2 मीटर है तो इसको मैं सीधा सीधा 2j कैप बोल सकता हूँ। इसकी लेंथ 5 मीटर है तो ये दो वेक्टर्स का सम है, तो मैं आपको सिखा चुका हूँ वो दो वेक्टर कौन से हैं, वो है ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, ठीक है। तो पहले O से E तक चले, E से A तक चले, ठीक है। तो OA वेक्टर यदि आपको चाहिए तो दैट इज इक्वल टू OE वेक्टर प्लस EA वेक्टर, इन दोनों का वेक्टर सम है। और OE वेक्टर कैसे आएगा, ये आपको एंगल 37 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और OE का लेंथ आप निकालो, बस लेंथ ही पता करना है, और पीछे वाले क्वेश्चन में निकाला है वही सेम तरीके से लेंथ आ जाएगा। OE विल बी इक्वल टू 5 cos 37 डिग्री, ठीक है, और 5 cos 37 विल बी इक्वल टू 4/5 यानी 5 इंटू 4/5 दैट विल बी इक्वल टू 4 यूनिट्स। सिमिलरली AE का वैल्यू आपको मिल जाएगा, अगर आपको AE वेक्टर चाहिए तो AE का मैग्नीट्यूड पता, क्योंकि मुझे डायरेक्शन तो पता ही है ना, डायरेक्शन तो इसकी j कैप है और OE की डायरेक्शन i कैप है, सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो AE का भी मैग्नीट्यूड पता कर लेते हैं, वो आ जाएगा 5 sin 37 डिग्री, जो हमने पीछे निकाला वो कितना हो जाएगा 3 यूनिट के बराबर आ जाएगा। तो ये 4 मीटर आ गया, ये 3 मीटर आ गया।
तो यहाँ से OE वेक्टर का लेंथ है, OE वेक्टर का लेंथ है 4 मीटर, तो ये हो जाएगा 4 आई कैप पक्का। और ये वेक्टर का लेंथ है, ये वेक्टर का लेंथ है 3 मीटर, तो ये हो जाएगा 3 जे कैप, क्योंकि वो जे कैप की डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में पॉइंटेड है। ठीक है, अब मुझे तीनों वेक्टर्स मिल गए, वही वेक्टर मिल गया, ठीक है, ए बी वेक्टर मिल गया और बी सी वेक्टर मिल गया। ठीक है, तो मुझे तो ओ सी वेक्टर चाहिए, तो ओ सी वेक्टर तक कैसे पहुंचूंगा मैं? ठीक है, एक बार मैं आपको अलग कलर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे शो कर देता हूँ। ओ सी वेक्टर, ये वाला वेक्टर मुझे चाहिए, तो ये तो आपको मैंने सिखाया था, 3 वेक्टर्स का वेक्टर सम है। कौन कौन से वेक्टर्स देखना, पहला वेक्टर नीचे बना रहा हूँ, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, इन तीनों का रिजल्टेंट कौन सा होगा? वो पक्का ये वाला वेक्टर होगा। तो सीधा सीधा वेक्टर्स को जोड़ देता हूँ, तो फिगर में मेरे पास कौन कौन से वेक्टर्स हैं, वो ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, क्योंकि सारे एक ही डायरेक्शन में यानी सेम ऑर्डर में आ रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में चल रहा हूँ उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब सबको जोड़ता चला जाऊंगा। ठीक है, अब आपके पास ओ ए वेक्टर का वैल्यू यहाँ पे आपने निकाला है, वो आई कैप जे कैप के टर्म्स में आपने डाल दिया, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ए बी वेक्टर का वैल्यू आपने निकाला है 3 आई कैप प्लस बी सी वेक्टर का वैल्यू आपने निकाला है 2 जे कैप। और मैंने पहले सिखाया था कि आई कैप के साथ आई कैप जुड़ जाता है और जे कैप वाले जे कैप के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो अपने पास बचेगा 4 आई कैप प्लस 3 आई कैप मिलके 7 आई कैप, और 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप मिलके 3 जे कैप प्लस 2 जे कैप मिलके 5 जे कैप। ये वेक्टर वाला मेथड हो गया, तो ये ओसी वेक्टर आ गया आपके पास। ठीक है, फिर से कलर चेंज कर लेते हैं, ये ओसी वेक्टर आ गया। तो किसी ने पूछा ओसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड बता देते हैं, कितना हो जाएगा, √7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये तो आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, √74। किसी ने लेंथ पूछी तो ये आ गया। अब डायरेक्शन भी बतानी है, तो डायरेक्शन बताने का तरीका क्या है मैंने आपको सिखाया था, आप इसके कंपोनेंट बना लो। ये राइट एंगल ट्रायंगल आपने कंप्लीट कर लिया, और आपको पता है कि ये कौन से दो वेक्टर से मिलके बना है, 7 आई कैप, यानी ओ से लेके यहाँ तक का वेक्टर ये हो जाएगा 7 आई कैप, और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो वेक्टर है ये हो जाएगा 5 जे कैप। ठीक है, तो फिर से आपको एंगल कौन सा निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो फिर से अगर मैं इस वाले एंगल को फाई बोल देता हूँ, तो 10 फाई विल बी इक्वल टू, इसकी लेंथ बतानी है बस अपने को। ठीक है, 5 जे कैप यूज नहीं करना, सिर्फ 5 अपॉन 7 आई कैप नहीं, सिर्फ 7, यानी लेंथ यूज करनी है। तो यहाँ से 5 आ गया अपने पास 10 इनवर्स 5/7, बिल्कुल सेम पीछे वाले पार्ट में भी हमने निकाला था। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही पीछे वाले पार्ट में निकालते हैं। आई होप आपको ये वाला फंडा भी समझ में आ गया। तो इसको मेथड नंबर 2 बोल देते हैं। ठीक है, मेथड नंबर 2 ये है वेक्टर मेथड। ठीक है, इसको बोलते हैं वेक्टर मेथड, और जो पीछे वाला मेथड हमने पढ़ा है उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्री मेथड। इसको बोल देते हैं मेथड नंबर 1, मेथड ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री में हमने पाइथागोरस यूज किया, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और मेथड 2 में हमने वेक्टर्स में कंपोनेंट कर लिए। मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं, तो अभी हमें अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इक्वल वेक्टर्स मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स हैव एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, बना लेते हैं, इसका भी 5 यूनिट मैग्नीट्यूड है, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री का है, इसका भी मैग्नीट्यूड 5 है। ठीक है, एंगल 60 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम। तो बेटा कुछ नहीं करना, मॉड ऑफ ए प्लस बी पूछ रहा है सीधा सीधा। ठीक है, यदि मॉड ऑफ ए प्लस बी पूछ रहा है तो फॉर्मूला में डाल दो सीधा सीधा वैल्यू। तो फॉर्मूला आपके पास क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा दोनों के बीच का एंगल था। तो ये थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, तो वैल्यू डाल दो बस। मॉड ए का वैल्यू 5 दिया हुआ है, मॉड बी का वैल्यू भी 5 है, तो 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस 25
प्लस 2 इंटू 5 कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो ये बना रूट 25 प्लस 25 मिलके 50 प्लस ये कॉस 60 होता है 1/2 से 2 कट गया तो अपने पास बचा 25, और ये रूट 75 आ गया। रूट 75 यानी 25 इंटू 3, 25 में से 5 बार आ गया 5√3 यूनिट्स। ये आपका मॉड A+B आ गया। वेरी सिंपल, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।